रिसाइट टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं काशिफ समन। आज हम जिस मुद्दे पर, जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है बुलंद इकबाल। बुलंद इकबाल वो चेहरा, वो नाम, वो शख्स जिसके लिए मालेगांव में जब भी नाम उसका आता है तो एक फ़ख्र महसूस होता है कि इतना सलाहियतों वाला आदमी, इतना टैलेंटेड शख्स आज हमारे बीच में नहीं है। फ़ख्र हर माँ करती है कि ऐसा बेटा हमारा भी होना चाहिए था, हर बहन करती है कि ऐसा भाई हमारा भी होना चाहिए था, हर नौजवान का ख्वाब बुलंद इकबाल। तो आज हम बुलंद इकबाल के ताल्लुक़ से बात करेंगे उनकी बहन से। ये कोई, मैं पहले ही बता दूं कि ये कोई सियासी इंटरव्यू नहीं है। बुलंद इकबाल के ज़िंदगी के उन पहलू पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे हम जो आम आदमी से या आम लोगों से दूर हैं या छुपे हुए हैं। शान-इन निहाल अहमद से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बुलंद इकबाल की वो बातें, वो यादें जो हमारे सामने या आवाम के सामने नहीं आ पाई। शान मैडम, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आज जैसे 16 सितंबर 2 साल पूरे हुए, बुलंद इकबाल हमारे बीच में नहीं है। सबसे पहला सवाल ये है कि बुलंद इकबाल एज अ भाई, आप क्या बोलना चाहेंगे कि एज अ भाई वो कैसे थे? बुलंद इकबाल और मेरे बीच में कम फासला था उम्र का। वो मेरे बड़े भाई थे, लेकिन मेरा और उसकी उम्र में कम फासला होने की वजह से हम लोग हमेशा दोस्त की तरह रहे। तो मेरे ऐसा रहा कि बचपन से वही एक मेरा दोस्त रहा और मेरी बात वो झेलता था, बर्दाश्त करता था। और जो मेरा मिजाज है उसमें बहुत वो था, वो बहुत कूल था। और मैं तबीयतन ज़िद्दी थी, इसलिए वो हमेशा मुझे झेलता आया और वो मेरी ज़्यादा लोगों से जमी नहीं, तो मैं उसी के साथ रही। फिर उसके जो दोस्त थे वही मेरे दोस्त बने और मैं बचपन से लेके उसके आखिरी वक्त तक वो भाई से ज़्यादा एक दोस्त की तरह मेरा साथ रहा। जहाँ वो घूमने जाता था वो सबके साथ मुझे लेके जाता था। कोई भी उसकी मजलिस बहुत कम ऐसी होती थी कि जिसमें मैं शामिल नहीं रहती थी। बुलंद इकबाल एज अ बेटा कैसा था? बुलंद इकबाल बहुत फर्माबरदार था। ऐसा फर्माबरदार कि जो अपनी गलती नहीं होने के बाद भी चीज़ें बर्दाश्त कर लेता था। असल में ये होता था कि मेरी गलतियाँ आमतौर पे माफ़ होती थी, बुलंद की गलतियाँ बड़ा होने की वजह से कम माफ़ होती थी। इसके बावजूद मेरी गलतियों पर वो पर्दा डालता था। अगर मैं कोई गलती करती थी तो वो ये बोलता था कि नहीं, मैं किया हूँ, और हमेशा वो मुझको बचाता आया। और जबकि मेरी तरफ से उल्टा होता था, मैं खुद उसका नाम बोल देती थी वो जो नहीं किया रहता था इसलिए, लेकिन वो मानता था। और हमेशा से वो जितना फर्माबरदार था, अगर आप देखेंगे कि इकलौते लड़का किसी का हो और जिसके पास किसी की चीज़ की कमी ना हो तो बहुत आज़ाद होता है वो। लेकिन बुलंद का ऐसा रूटीन था कि वो घर से अगर बोल के निकला कि मैं फ़ला जगह जा रहा हूँ, तो वो उस जगह जाने के बाद कहीं जाएगा तो वो मेरी वालदा को फ़ोन करके बोलता था कि मैं यहाँ आया था, अब यहाँ से यहाँ गया। यानी आमतौर पे जो बाप बेटे या माँ बेटे में इतना फ्री रिश्ता नहीं रहता। जैसे घंटों, जब वो बाहर गांव जाता था तो घंटों मेरी अम्मी से फ़ोन पे बातें करता था। यानी लोग ये सोचते थे कि बात किससे कर रहा है, लेकिन करता मेरी अम्मी से था। तो लोग ये बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी। बुलंद की एक आदत थी, वो हमेशा बर्दाश्त करने वालों में से था। वो दोपहर में जब कारपोरेशन जाता था तो यहाँ रुक के मेरे घर के बाहर रुक कर जाता था। अगर दरवाज़ा बंद रहता तो कभी ये सोचता था कि सो रही होगी शान, तो खटखटाऊँ नहीं। बाहर बैठ के जो भी बच्चों के लिए कुछ लाता था तो टांग के चला जाता था, मुझे मैसेज कर देता था SMS कि मैं ये रख के गया हूँ दरवाजे पे। तो वो इस तरीके से था कि वो कभी किसी को कोई तकलीफ़ नहीं देता था, ना ही घर में और ना ही अपने दोस्तों में, और ना आप देखेंगे शहरी सतह पे भी उसने कभी उसकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं दी। जबकि एक बुलंद का एक बात थी जो हमने हमारे वालिद से सीखी थी कि इज़्ज़त से बात करो।
तो होटल पे जब वो बैठता था तो वो महसूस करता जब कोई आदमी चाय मंगवाता था होटल के पच्चर से, तो जिस लहजे में बात करता तो जान पूछ के वहाँ वो न भाई बोल के बोलता था, भले ही छोटा लड़का हो, ताकि सामने वाले को समझ जाए कि इनको भी इज्जत देनी चाहिए। जब मैंने देखी यहाँ बुलंद का मामूल था बैठने का, जब बुलंद का इंतकाल हुआ तो वहाँ पे काम करने वाले घर आए और रोते थे कि यार बुलंद भाई जितनी हम लोगों को इज्जत दी उतनी तो हमारे घर में भी हमको नहीं मिली। बुलंद इकबाल अब्बा के ज़्यादा करीब थे या अम्मा के? वालदा के करीब थे, अपनी मेरी अम्मी के करीब थे वो। मेरी अम्मी की हर बात माना करते थे और जो भी यहाँ तक के उम्र के जहाँ बालिग होने के बाद भी कभी उसने कोई ज़िद नहीं की, जो बोल दिया गया उसको गलत भी लगा तो उसने माना। बुलंद इकबाल का मशगला क्या था? फ्री वक्त में वो फारिग वक्त में क्या किया करते थे? बुलंद बचपन से ही हर ज़बान में उसको अबूर हासिल था। उर्दू में भी वो बहुत अच्छा था, हिंदी भी उसकी बहुत अच्छी थी, मराठी भी बहुत अच्छी थी और इंग्लिश भी बहुत अच्छी थी। तो वो उसको ये 3-4 ज़बानों में अबूर हासिल था और वो उसकी ना रीडिंग, चाहे वो मोबाइल में हो चाहे किताबों में हो, यहाँ तक कि अगर कोई बात उसके सामने निकली, भले ही वो उसकी फील्ड से हट के हो, लेकिन वो पूरी मालूमात देने के बाद एक जुमला बोलता था, मुझे पूरी तरह ये बात मालूम तो नहीं, बोलकर पूरी मालूमात देता था। मैंने कभी ये नहीं देखा कि किसी मामले में बुलंद से पूछा जाए और उसको नहीं मालूम। अच्छा। यहाँ तक कि जो मेरी फील्ड थी आंगनवाड़ी की या दूसरी कोई भी, तो उसमें वो मुझे बराबर कोई नया गैजेट होता था, कोई रूल आते थे या जीआर आते थे, तो वो आखिरी वक्त तक वो मुझे भेजता था और बोलता था कि शायद तेरे काम आए। और यही उसका हाल रहा जब वो कहीं मेमोरेंडम लेके, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाए चाहे कारपोरेशन में जाए, वहाँ के सरकारी नौकर को भी पता नहीं होता था कि नया कानून और जीआर क्या आया है, बुलंद को मालूम होता था दिन तारीख के साथ। अच्छा, आप दोनों जैसे बहन भाई और आपने बताया कि ऐसे दोस्त भी थे, कोई ऐसी एक याद? बहुत सारी यादें हैं हमारी, कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ बुलंद कहीं घूमने गया हो और मुझको नहीं लेके गया हो। ये तो ऐसी बहुत सारी यादें हैं जो हम लोग साथ में रहे। बहुत ऐसा भी हुआ, हम लोग जब बाहर गांव जाते थे साथ में घूमने, तो एक बात ये रहती थी कि जब तक हम लोग कहीं रुकते नहीं थे, मेरी अम्मी और मेरे अब्बा ये सोते नहीं थे, तो हम लोग ऐसा करते थे कि अगर हम लोग कहीं महाबलेश्वर घूमने जा रहे हैं तो रास्ते में कहीं रोक के फ़ोन करते थे कि हम लोग फला 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 होटल में रुक गए, जबकि हम लोग सफ़र करते ताकि ये लोग सो जाए। तो हम लोग को कहीं झूठ भी बोलना पड़ता था। और ये था कि मेरे वालिद और वालदा इतना सफ़र किए हैं कि अगर अपन बोलेंगे कि हम यहाँ थे तो 2 घंटे के बाद दोबारा बोलते अब तो यहाँ पहुँच गए होंगे। तो हम लोगों को ये था कि ज़्यादा डेयरिंग मैं ही करती थी, बुलंद हमेशा ये सब चीज़ों से बचता रहता था। अच्छा बुलंद, अभी जैसे आप जनता दल सेकुलर की सदर भी हैं, तो बुलंद इकबाल एज अ लीडर कैसा समझती हैं आप? बुलंद इकबाल के बारे में मेरे वालिद आखिरी अय्याम में यहाँ मेरे घर पे रुके थे। वो घर जाना चाहते थे, रास्ते में वो बोले कि मैं शान के यहाँ रुक जाता हूँ, तो शाम तक रुकना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ कि उनको यहाँ अच्छा लगा और ये बोले कि मैं यहाँ रुकूँगा 2 दिन। उसके बाद वो यहीं से हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल से वो नासिक गए और नासिक में उनका इंतकाल हुआ। तो वो शनिचर के दिन एतवार के दिन उनको दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट किया। तो शनिचर की रात को पूरी रात यानी मेरे वालिद यहाँ थे और पूरी रात उन्होंने जागते रहे और पूरी रात उनकी जो ज़िंदगी की जो बातें थी, किसी के बारे में राय थी, तो वो बताई उन्होंने। तो बुलंद के बारे में मेरे वालिद ये बोलते थे कि एक चीज़ बुलंद के अंदर ख़ास है, जो वो लोगों को माफ़ करता है गलतियों को, जो तुझ में नहीं है शान। और ये सलाहियत को तू कमज़ोरी मत समझ, माफ़ करना बहुत बड़ी सलाहियत है और मैं फ़ख्र करता हूँ कि बुलंद के अंदर ये सलाहियत है। मुझको ये बोले कि तेरे अंदर ये सलाहियत है कि तू रिश्तों को भूलती नहीं, लोगों से ताल्लुकात तेरे अच्छे और बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाते, लेकिन अगर तू बुलंद की सलाहियत को कि वो नज़रअंदाज करता लोगों की गलतियों को, तो ये माफ़ करने की सलाहियत। उसके बाद से मेरे वालिद की ये बात के बाद से मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ अपने गुस्से पे काबू करने की और किसी से गलती हो जाए तो उसको माफ़ करने की। ये चीज़ मैं मेरे वालिद ने जो बुलंद के अंदर देखा था और ये जुमला उन्होंने बोला कि ये सलाहियत भी मुझे बहुत बाद में आई।
जो बुलंद के अंदर है, लेकिन उसके अंदर ये शुरुआत से ही ये सलाहियत। कितनी कमी अभी लगती है बुलंद की? बुलंद अगर होता आज तो कुछ और ही नक्शा होता शहर का, क्योंकि जो बुलंद बदउनवानी के ख़िलाफ़ काम करता था और ऐसा हुआ कि तारीख़ में इतने 84 ठराव नापास हुए जो कॉरपोरेशन ने गैर कानूनी तौर पे किए थे और उसको मंत्रालय में नापास हुआ। उसकी वजह ये थी कि बुलंद को कानूनी मालूमात थी और उसके बिना पर मेजॉरिटी के किए गए गलत फैसले को भी हमने चैलेंज किया और चैलेंज करने के बाद ये हुआ कि वो हुकूमत ने वापस किया। तो बुलंद के अंदर जो काबिलियत थी, बुलंद की जो सोच थी, वो बहुत प्रोग्रेसिव थी। बुलंद ये सोचता था कि नौजवान जो है वो सियासत में आए और नौजवान आकर शहर का एक नए सिरे से तालीम याफ्ता लोग नया मालेगांव बनाने की कोशिश करें। उसी को लेकर जब मुझे सदारत का ऐलान हुआ तो मैंने यही कहा कि ये बुलंद की कोशिशों का समरा था कि आज इतने सारे लोग जमा हुए और जो बुलंद का ख्वाब अधूरा रह गया है कि नौजवान सियासत में, यानी बुज़ुर्गों की मशवरा और नौजवान का जोश साथ में रहे। क्योंकि बुलंद ने बहुत पहले एक स्टैंडिंग में बात कही थी कि धूल साफ़ करने की मशीन लाओ मालेगांव में और एयर पोल्यूशन रोकने की, नापने और रोकने की। तो वो कई बार वो स्टैंडिंग में ये मांग करते रहे स्टैंडिंग कमेटी में, लेकिन नज़रअंदाज हुई। लेकिन आज आप देखेंगे तो धूल और पोल्यूशन की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। तो उनकी सोच जो ये थी ना कि जो दिखाई देता उससे बड़ा नुकसान जो हो रहा है इनसाइड देखना, ये बुलंद के अंदर ये खूबी थी। उसका बुलंद इकबाल का कोई ख्वाब ऐसा जिसे आप पूरा करना चाहती हैं? बुलंद इकबाल के बहुत सारे ख्वाब थे जिसको पूरा करने की कोशिश मैं करूँगी, लेकिन एक बात बुलंद इकबाल बोला करता था कि जमूर स्कूल और टीएम स्कूल ये साहब ने जिस वक्त बनाई, वो चाहते, वो मिनिस्टर थे, अपोजिशन लीडर थे, अगर निहाल साहब चाहते तो उसको मालेगांव शहर के सेंटर में बनाते और सेंटर में बना के उसको एक कमाई का बड़ा रास्ता बना लेते। लेकिन उनकी सोच ये थी कि शहर के किनारे, क्योंकि जो नई आबादी होती है वो आबादी को तालीम मिले, क्योंकि निहाल साहब का यही बोलना था कि रोटी कपड़ा मकान के बाद सबसे अहम ज़रूरत जो है वो तालीम है। और इसलिए उन्होंने कोशिश की कि जो मालेगांव शहर में फसाद की वजह से या कैद साली की वजह से, सैलाब की वजह से पनाह गज़ीर शहर मालेगांव है, यहाँ पनाह लेने के लिए ख़ास तौर पे मुसलमान पूरे हिंदुस्तान से कहीं आफत आती है तो सबसे पहले मालेगांव का रुख करते हैं। तो मालेगांव में या मज़दूरी के लिए जो लोग आए यहाँ, तो उनके घर बसाने का काम किया और वहीं उन्होंने जमूर स्कूल और टीएम स्कूल इस कोने में और जमूर स्कूल उस कोने में ये बनवाई कि यहाँ जो है तालीम लोगों को मिले। लेकिन अब शहर बड़ा हो गया था। शहर बड़ा होने के बाद ये बात मेरे वालिद भी बोलते थे कि अब वो मेरा मकसद जो है वो ख़त्म हो गया, शहर के बीच में आ गई ये स्कूल है, अब तुम लोगों को किनारे जाना चाहिए। तो ये चीज़ बुलंद को बहुत एहसास था इस बात का और बुलंद ने अपने इंतकाल से पहले अपनी ज़ाती जायदाद में से स्कूल के लिए रमज़ानपुरे के इलाके में जगह वक्फ की थी और वो ये समझता था, ये जानता था कि शहर का किनारा है, ख़ास तौर पर यूपी के लोग जो सबसे ज़्यादा आबादी अपने यहाँ यूपी की ही आती है, वहाँ तालीम याफ्ता नहीं है और सारी आबादी आ रही है रमज़ानपुरा और दयाना के हिस्से में, तो वहाँ स्कूल और ख़ास तौर पे लड़कियों के स्कूल हो। ऐसा है कि उस इलाके में ना स्कूल आने के लिए शहर में आना पड़ता, तो उसमें ये होता कि लड़कियों को इतना लंबा फासला तय होता है, तो एक तो छेड़खानी होती है और या तो फिर डर के घर वाले पढ़ाते नहीं, तो वो चाहता था कि किनारे के हिस्से में भी तालीम हो और उसकी ये ख्वाहिश थी कि उर्दू के साथ साथ सेमी इंग्लिश गरीब बस्ती में शुरू की जाए ताकि दुनिया से मुकाबला करने के लिए भी बच्चे जो हैं गरीब के बच्चे तैयार रहें। और वो बुलंद ने अपनी ज़िंदगी में आखिरी अय्याम में ये तय किया था और इंशाअल्लाह मैं उस पर काम करके वो ख्वाब उसका जल्द से जल्द पूरा करूँगी। दूसरा एक जो बात थी कि मेरे वालिद के नाम का हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल के लिए हम लोगों ने जो जगह मुख्तस की थी, वो जगह पे बहुत सारे सियासी मसाइल आने के बाद वो जगह हमसे केस किए वो करके परेशान की गई, लेकिन हम लोगों ने एक जगह तय कर ली है और हम लोगों का इरादा यही था
कि कल आज के रोज़ बुलंद की बरसी पे उसका संग बुनियाद रख के काम शुरू किया जाए। लेकिन कानूनी मुश्किलात की वजह से हम लोगों को जो परमिशन लेना थी वो अभी तक मिली नहीं और नक्शे पे पूरा काम नहीं हो पाया। इसलिए हम इंशाल्लाह 1 महीने या 2 महीने में शहर के समझदार लोग जो समाजी खिदमात करते हैं और मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं उनको मिला के हम लोगों ने 2 मीटिंग भी की यहीं पर, और एक अच्छा हॉस्पिटल, ऐसा हॉस्पिटल जो मालेगांव में सहूलत दे अच्छी। मैंने जो डॉक्टरों से बात की तो उसमें समझ में आया कि मालेगांव में सबसे अहम है कि अच्छी तिब्बी इमदाद मिल जाए, ये सबसे अहम है अपने यहाँ। तो उस लिहाज को रखते हुए हर तबके का आदमी वहाँ फ़ायदा उठा सके ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे। और इंशाल्लाह जो बुलंद का अधूरा ख्वाब है, बुलंद जब हॉस्पिटल में था उस वक्त भी बोलता था कि यार अपने को हॉस्पिटल बनाना है, तो वो चीज़ मुझे फ़ोन पे भी उसने बोला कि अपने को ये करना है। शायद वो फ़ोन पे मुझे ये बताना चाहता होगा कि ये मेरा अधूरा काम है, तुझे करना। तो वो इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द उसकी शुरुआत करेंगे हॉस्पिटल। बुलंद इकबाल से आपकी आखिरी मुलाकात? आखिरी वक्त जब मुझे बुलंद था मेरे घर पे, लेकिन मैं यहाँ नहीं थी, तो वो 10 मुहर्रम को बुलंद को तकलीफ़ ज़्यादा होने लगी और उसको ना लेके गए द्वारका मनी हॉस्पिटल। वहाँ ले आने के बाद ऐसा हुआ कि यहाँ कोई तिब्बी मदद उस मर्ज़ के ताल्लुक़ से मिल नहीं सकती थी, तो उसको नासिक ले जाना पड़ा। जब नासिक ले जाने के वक्त आया तो बुलंद जहाँ जो रूम में था वो कोशिश ये करता था कि हम लोगों से मिले ना, मुझसे और घर के लोगों से और मेरी वालदा से, कि उसके हालात देख के या ज़ख्म देख के हम लोगों को तकलीफ़ ना हो। तो वो उसने मुस्तकीम को बोला कि मुझे अच्छी से पट्टी करना ताकि मेरी अम्मी देख ना पाए। और वो जब व्हील चेयर पे बाहर निकला, हालांकि चल सकता था, लेकिन व्हील चेयर पे जब बाहर निकला तो ये मुझको हाथ पे हाथ मार के मुझको बोला, फ़िक्र नहीं करना, मैं बहुत जल्दी अच्छा होके आ जाऊँगा। जबकि वो भी जानता था कि उसकी क्या पोजीशन है, हम भी जानते थे, लेकिन वो हौसला था और वो मेरी माँ को ना उम्मीद नहीं करना चाहता था। ये एक बात थी जो वो वाक़या हुआ। जब बुलंद एम्बुलेंस में जा रहा था, मेरा खुद दिल ये हो रहा था कि मैं शायद ज़िंदा पहली बार बुलंद को देख रही, लेकिन उम्मीद थी अल्लाह से कि कुछ रास्ता निकल जाएगा। जब तक इंसान ज़िंदा होता है उम्मीद रहती है। और जब बुलंद यहाँ से गया तो वापस वो ज़िंदा नहीं आया नासिक से। उसका पूरा जो आखिरी अय्याम रहा, आखिरी सफ़र रहा, बिल्कुल मेरे वालिद की तरह रहा। इस घर से द्वारका मनी हॉस्पिटल गया, द्वारका मनी हॉस्पिटल से नासिक गया और नासिक में इंतकाल हुआ। बिल्कुल ऐसा ही पूरा शेड्यूल मेरे वालिद के आखिरी वक्त में रहा है। लेकिन बुलंद के जाने के बाद शायद मैं ही नहीं, शहर भी महसूस कर रहा होगा कि कितनी बासलाहियत शख्सियत से शख्स से मालेगांव महरूम हो गए। और मैं ये मानती हूँ कि किसी भी सियासी लीडर में आज के वक्त में ना इतना अंदाज़ बयां अच्छा है किसी के पास, ना इतना सियासी शऊर है, ना इतना तालीमी शऊर है, और ना लोगों को समझ के, उनकी तकलीफ़ को समझ के हल बताना ज़बानी तौर पे भी, ये किसी को इतनी अच्छी तरह नहीं आता, ना मुझको आता है जितना बुलंद को समझता था। अच्छा, एक अब आखिरी बात कि बुलंद इकबाल को अपना भाई समझने वाले, अपना लीडर समझने वाले सैकड़ों नौजवान हैं। वो औरतें हैं जो उनको अपना बेटा समझती थी, वो बहनें हैं जो अपना भाई समझती थी। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? मेरे मौका मिला है बोलने का तो मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार किसी की रही हूँ तो वो हमारी पार्टी के वर्करों की, कि जिन्होंने हमेशा साथ दिया निहाल साहब के इंतकाल के बाद भी ये हमारे घर का, और कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि हम बहुत कम अफराद बचे हैं, फ़र्द बचे हैं घर में। उसके बाद बुलंद के इंतकाल के बाद भी ये पोजीशन थी कि जब असम्बली इलेक्शन फ़ौरन बाद आया और इस इलेक्शन में मैं जब मुफ्ती साहब के लिए वोट मांगने निकली, हम लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल था कि इतने बड़े साने को भूल के सियासी काम में लग जाना। लेकिन उस वक्त हमारे नज़दीक ये बात थी कि बुलंद इकबाल ने मुफ्ती साहब से वादा किया है कि हम असम्बली में आपका साथ देंगे, और उस वादे को पूरा करने के लिए जो जो कोशिश हम लोगों से हो सकती थी
वो हम लोग करके उनको जिता देना चाहते थे। हम लोग ये समझते थे कि बुलंद का वादा जो पूरा कर रहे हैं वो बुलंद के लिए खराज अकीदत होगा, और उस नीयत से हम लोगों ने काम किया। और यहाँ तक कि मैं आपको ये बताऊँ कि जब मुफ्ती साहब का इलेक्शन शुरू भी नहीं हुआ था उस वक्त बुलंद का इंतकाल हो गया था। लेकिन बुलंद के इंतकाल से 3 रोज़ पहले मुफ्ती साहब ने फ़ोन किया मुस्तकीम को और बोला कि एक पम्पलेट इलेक्शनी ताल्लुक़ से मुझे लिखवाना है। तो मुस्तकीम बोले ठीक है मैं लिखवाता हूँ। तो उस वक्त बुलंद ने बोला कि मैं लिखवाऊँ, और बुलंद ने जो पम्पलेट लिखा वो इतना मुकम्मल और इतना जामे था कि इलेक्शन की शुरुआत से लेके आखिरी तक कोई नए पम्पलेट की, नए कागज़ की हम लोगों को या मुफ्ती साहब को ज़रूरत नहीं पड़ी। वो बुलंद का आखिरी यानी कहना चाहिए शहर से ख़िताब था जो मुफ्ती साहब को वोट देने के लिए उसने किया था। उसके बाद ऐसा हुआ कि हम लोग जब गए वोट मांगने लोगों के पास, तो मैं बोलती हूँ कि मैं अगर किसी 100 घर में गई होंगी तो मुझे 70 घर से लोगों ने अपने आंसुओं के साथ इस्तकबाल किया और ये बोला कि तू यहाँ तक आई है तो हम लोग बराबर साथ में रहेंगे। और एक माहौल बन गया, शहरी तौर पे एक माहौल बन गया। जो इलेक्शन कुछ और नज़र आ रहा था, धीरे धीरे इलेक्शन अलग हो गया। और उसके बाद ये वर्करों ने भी किसी तरह के अखराजात की मांग या कुछ किए बिना सिर्फ एक जुनून था कि भाई बुलंद इकबाल का वादा है। जनता दल के वर्करों ने वो मान के काम किया कि बुलंद चैम्पियन चोरों के ख़िलाफ़ चाहता है कि वो लोग हार जाए, तो मुफ्ती साहब के साथ हम लोग लगे। उसके इसलिए मैं हमेशा जनता दल के लोगों से और मालेगांव शहर की शुक्रगुज़ार रहूँगी। दूसरी सबसे बड़ी जो ताकत बुलंद के साथ भी, बुलंद के आखिरी अय्याम में भी और बुलंद के बाद से लेके आज तक जो साथ में है हमारे वर्करों के अलावा, वो बुलंद के दोस्त, जो बुलंद के आखिरी अय्याम में जो भी बुलंद की पोजीशन थी वो हालात में हम लोगों को कभी घर के लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ी, या बुलंद ये चाहता ही नहीं था कि घर का कोई आके उसकी खिदमत करे। उसके दोस्तों ने ही उसकी खिदमत की जो उसके साथ बचपन से साथ में थे। वो मरते वक्त तक, आखिरी सांस तक बुलंद के साथ रहे। और उनके बुलंद के चले जाने के बाद भी ऐसा हुआ कि आज भी वो साथ में हैं और कहीं ना कहीं बुलंद की कमी पूरी करने की वो लोग कोशिश अपनी ज़ात से करते रहते। हर वक्त जैसे बुलंद का रूटीन था, जिस तरह बुलंद को वो लोग चाहते थे, मानते थे, वैसा ही वो मेरे साथ और मुस्तकीम खुद उनके दोस्तों में है, तो वैसा ही मेरे साथ सलूक हुआ। और कभी कभी तो मुस्तकीम खुद बोलता है कि यार पहले बुलंद था जो मेरी साइड ले लेता था शान की गलतियों पे, अब तो ऐसा है कि 4 बुलंद है जिनको जो मेरी तरफ से बोलते ही नहीं, मेरी मतलब शान की तरफ से ही रहते हैं। तो मुझे हमेशा बुलंद के दोस्तों की मैं मुबारकबाद दूंगी जिन्होंने हमेशा से हम लोगों का साथ दिया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ शहर की आवाम की कि जिन्होंने साथी बुलंद इकबाल से पहले साथी निहाल अहमद साहब के साथ जो एक निस्फ सदी का साथ रहा, उसको निभाया। वही प्यार बुलंद इकबाल को दिया, वही साथ बुलंद इकबाल को दिया और मुझे भी उतना प्यार दे रहे हैं। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस शहर की आवाम से, जनता दल के वर्करों से। और मैं ये वादा करती हूँ कि जो भरोसा आपने बुलंद इकबाल पर किया और उसके बाद मुझ पे कर रहे हैं, आप लोगों के भरोसे को कभी भी हम लोग टूटने नहीं देंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो आपकी चाह है और साथी निहाल साहब चाहते थे और आप जो साथी निहाल अहमद साहब से चाहते थे वो पूरा करने की मैं कोशिश करूंगी। और आप शहर के फ़ायदे और मेरे वर्कर, मेरी पार्टी के फ़ायदे के अलावा कभी ख़ुद के फ़ायदे को अहमियत नहीं देंगे। ये थे हमारे साथ जनता दल सेकुलर की सदर और साथी बुलंद इकबाल की बहन शान हिंद साहिबा, जो काफ़ी इन्होंने रोशनी डाली बुलंद इकबाल की ज़िंदगी पर। वो सारी बातें बताई जो आम आवाम से या हमसे पोशीदा थी। इसी के साथ हम ये शो ख़त्म करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले किसी एपिसोड में किसी और शख्सियत के साथ। खुदा हाफिज़।